नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और आज अटेंशन में बात होगी अहिल्या को मान, सुशासन को सम्मान। जी, अहिल्याबाई की 300वीं जयंती पर इंदौर के ऐतिहासिक राजवाड़ा परिसर में कैबिनेट की बैठक हुई। मुख्यमंत्री ने इस बैठक को अहिल्या को समर्पित करते हुए कई बड़े फैसले किए, जिनमें महिला सशक्तिकरण, किसानों को राहत, स्वच्छता मिशन और युवाओं के लिए रोजगार योजनाएं शामिल है। इसके पहले मोहन सरकार कैबिनेट बैठक धार्मिक नगरी महेश्वर में कर चुकी है, जो भी अहिल्याबाई को ही समर्पित थी। और अब बीजेपी 31 मई को अहिल्याबाई की जयंती मनाएगी, जिसमें पीएम मोदी भी शामिल होंगे। लेकिन सवाल ये है कि अहिल्याबाई को सम्मान देने के पीछे बीजेपी की राजनीति या रणनीति क्या है, और क्या अहिल्याबाई के सुशासन को अपनाकर बीजेपी कोई संदेश देना चाहती है? देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर इंदौर में मंगलवार को मोहन कैबिनेट की बैठक हुई। यह दरबार हॉल को ठीक वैसे ही सजाया गया जैसे होलकर रियासत में दरबार लगता था। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और सभी मंत्रियों के बैठने के लिए कुर्सियां नहीं, पटिए और गद्दे बिछाए गए। कैबिनेट बैठक के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सीट के आगे देवी अहिल्याबाई की मूर्ति रखकर और माल्यार्पण के बाद ये बैठक शुरू हुई। इसमें कई अहम फैसलों पर मोहर लगी। इंदौर, भोपाल, उज्जैन, ग्वालियर और जबलपुर मेट्रोपॉलिटन विकास प्राधिकरण बनेगा। एक्सीडेंट में घायल को अस्पताल पहुंचाने वाले को 25,000 रुपए मिलेंगे। इंदौर के एमवाई को 773 करोड़, दोगुनी होगी अस्पताल की क्षमता। ओमकारेश्वर को 2100 करोड़, संस्कृति केंद्र बनाएंगे। बुनकरों के लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में 100 करोड़ का प्रावधान। मुख्यमंत्री शहरी स्वच्छता कार्यक्रम फिर शुरू होगा। नरसिंहपुर में 26 से लेकर 28 मई तक किसान समागम। फसल खरीदी से किसानों को 20,000 करोड़ का भुगतान। वह पीएम नरेंद्र मोदी 31 मई को भोपाल आएंगे। 2 लाख महिलाओं के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। महिला कामगारों के लिए केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से सभी औद्योगिक क्षेत्रों में बनाए जाएंगे। पीएम इंदौर मेट्रो, दतिया और सतना एयरपोर्ट का लोकार्पण करेंगे। अहिल्याबाई होलकर जी की 300वीं जयंती के अवसर पर हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने ये निर्णय लिया कि इस बार कैबिनेट इंदौर में हो। 31 मई को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भोपाल पधार रहे हैं और 2 लाख महिलाओं के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। वहीं माननीय प्रधानमंत्री जी भोपाल और इंदौर की भोपाल से ही मेट्रो ट्रेन का भी लोकार्पण करेंगे। इंदौर और भोपाल, और साथ ही दतिया एयरपोर्ट और सतना का एयरपोर्ट, उन दोनों का भी वहीं से लोकार्पण करेंगे। इससे पहले राजवाड़ा में 1945 में यशवंतराव तृतीय ने आखिरी बार यहाँ मंत्री परिषद की बैठक की थी। हालांकि अब अहिल्याबाई के सम्मान में इंदौर में हुई इस बैठक पर अब सियासत भी शुरू हो गई। कांग्रेस ने इस पर सवाल उठाए तो बीजेपी ने सवालों पर करारा जवाब भी दिया। कैबिनेट बैठक की जा रही है तो क्या इंदौर की जनता को फायदा होगा? ये महत्वपूर्ण इंदौर की जनता से मैं कहना चाहूँगा कि आज पूछिए आप मोहन यादव और भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और नेताओं से, क्या आप जनता के पैसे से कैबिनेट कर रहे हो, तो क्या इंदौर में मेट्रो कब तक चालू होगी ये बताएं। कि समग्र विकास की जो परिकल्पना है कि हमें बैठ करके जबलपुर में हमने कैबिनेट की, तो जबलपुर के लोगों को लगता है कि सरकार हमारी भी है, हमारे बारे में चिंता करती है। झाबुआ में होती है, मंडला में होती है, तो इंदौर में होती है, तो पचमढ़ी में भी होती है। तो इसलिए ये हमारे विकास की परिकल्पना का मॉडल है, लोगों की भावनाओं के साथ कनेक्ट होने का एक प्रयास है। अब वो क्या करते हैं मुझे पता नहीं, और वो बैठ करके केवल एक ही जगह पर सब कुछ करते हैं, तो ये उनकी सोच है। सियासी आरोप प्रत्यारोप से इतर बीजेपी प्रदेश भर में रानी अहिल्याबाई की 300वीं जयंती धूमधाम से मना रही है। इसी कड़ी में इंदौर के ऐतिहासिक राजवाड़ा परिसर में कैबिनेट बैठक हुई। इससे पहले कैबिनेट बैठक धर्मनगरी महेश्वर में हो चुकी है, जो अहिल्या देवी को समर्पित थी। खैर, अब देखना होगा अहिल्या को सम्मान देने का ये फैसला आने वाले दिनों में बीजेपी के लिए कितना फायदेमंद साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। चलिए, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा शुरू करते हैं। तो हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार ललित उपन्यु और हमारे सहयोगी प्रभु पटेल और ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है ललित जी आपका अनादि टीवी में। और सबसे पहले आप ही के पास कि कैसे देखा जाए इस कैबिनेट की बैठक को, पहले महेश्वर और फिर इंदौर में, और उसी राजवाड़ा में जहां बैठकर 300 साल पहले
या लगभग कहें 250 साल पहले अहिल्याबाई ने शासन किया, लगभग 24 साल। वो कई ऐसे निर्णय लिए जो आज भी मायने रखते हैं, आज भी उनकी चर्चा होती है। देखिए, अहिल्याबाई से इंदौर का भावनात्मक लगाव है और हमेशा से जब भी कोई चीज़ इंदौर में बड़ा कोई भी आयोजन होता है या बड़ी कोई भी चीज़ होती है तो उसको कहीं ना कहीं अहिल्याबाई से जोड़ा जाता है। अब इसको अपन राजनीति से जोड़ें मुझे थोड़ा सा कम लगता है, क्योंकि अहिल्याबाई सर्वव्यापी है। ऐसा है नहीं कि वो इंदौर तक सीमित है। उनका उनको आप उत्तर प्रदेश में भी उनके काफ़ी सारे काम है, उनके दूसरे राज्यों में भी बहुत सारे हैं। तो शायद उन्होंने एक जयंती का एक इंसिडेंस, एक अवसर आया था कि 300वीं उनकी वो थी अहिल्या देवी की जयंती, और उस विषय को बनाते हुए बीजेपी ने, बेशक ये एक अच्छा स्टेप है मुझे लगता है, क्योंकि वहीं से उन्होंने सुशासन, जिसकी अभी फिलहाल अगर हम खुल के बोलना चाहें तो बीजेपी को थोड़ी सी जरूरत लग रही है सुशासन की, क्योंकि बीते महीनों में या बीते अवसरों पे जो घटनाक्रम हो गए उससे कहीं ना कहीं थोड़ा सा, जिसके लिए बीजेपी जानी जाती है अनुशासन के लिए, वो थोड़ा सा कहीं खंडित होता हुआ दिख रहा है। तो एक अवसर था अच्छा। और इंदौर के अलावा जो इसके पहले महेश्वर में हुई थी वो भी अहिल्या जी की ही का स्थल था, उनका बल्कि निवास था। इंदौर तो वो जैसा कि इतिहास में लिखा है कम ही आती थी, लेकिन उनके उनके फैसले इतिहास में आज भी गिने जाते हैं। तो इसलिए शायद सरकार ने सोचा हो कि इंदौर से इसकी शुरुआत करें, और जो फैसले हुए हैं उनको भी अगर आप देखेंगे तो उसमें भी महिलाएं भी हैं, उसमें किसान भी हैं। उस तरह के ही संदेश देने की कोशिश की गई है कि अहिल्या जी का सुशासन दिखे बीजेपी के जरिए, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन ऐसा सुशासन दिवस तो अटल जी के जन्मदिन पर भी मनाते रहे ना। हाँ, ये उनका एक सालाना जलसा है वो तो, लेकिन ये कैबिनेट की बैठक एक अपने आप में पूरे राज्य के फैसले, राज्य को बहुत सारे मामलों में वो बहुत सारे मुद्दों पे तकदीर तय करती है। जैसा कि अभी अपन देख रहे हैं कि 2 लाख लोग अगले कुछ दिनों में भोपाल में महिलाएं एकत्रित होंगी। तो ये एक इत्तेफाक हो सकता है। इसको अपन ये कह के कि वहां भी सुशासन दिवस मनता था, ये दिवस नहीं है एक्चुअली। इस दिन को चुना है उन्होंने, एक अहिल्या जी से जोड़ के इस पूरे आयोजन को चुना है। वो बैठक आज से मेरे ख्याल से 2016 में उज्जैनी है कि यहाँ से 20-22 किलोमीटर जो नर्मदा शिप्रा का संगम है, वहां शिवराज जी के समय हुई थी। कोई अवसर नहीं था, एक अवसर उन्होंने एक स्थान का चयन किया, महेश्वर में हुई थी। तो पूरा के पूरा उस इशू से जोड़ना मुझे लगता है ये थोड़ा सा ठीक नहीं है। लेकिन एक और बड़ा जो फैसला हुआ मेट्रोपॉलिटन सिटी का, मालवा को क्या लाभ इसका होता नजर आ रहा है? क्योंकि आज ही कैबिनेट का फैसला, और इंदौर के MYH हॉस्पिटल के लिए 722 करोड़ रुपए की मंजूरी। देखिए, MYH का जहां तक ताल्लुक है तो मेरे ख्याल से वो 200 इंदौर के 200 किलोमीटर के रेडियस, भोपाल को छोड़ दीजिए, भोपाल अपने आप में बड़ा शहर है, वहाँ बड़े हॉस्पिटल से, लेकिन मालवा निमाड़ के कम से कम 150-200 किलोमीटर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, इनको सबको संभालता है MYH। हर आदमी की हस्ती नहीं होती कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाए। और जो 1000 बेड उस हॉस्पिटल में है उसकी अगर आप कभी गिनती करेंगे तो उसमें से 700 बेड पे मालवा निमाड़ के मरीज होते हैं। लोकल आदमी इंदौर का तो बहुत ही छोटी बस्तियों का जाता है। तो एक बहुत बड़ी सौगात है, मेरा ऐसा मानना है, अगर उसका विस्तार हो रहा है और उसमें नई नई सुविधाएं दी जा रही है। और जैसा कि मैंने अभी पढ़ा भी और सुना भी विजय वर्गीय जी से कि उसमें लीवर ट्रांसप्लांट भी होगा, हार्ट जो अभी नहीं होता है वहाँ पे, जिसके लिए व्यक्ति निजी हॉस्पिटल्स में जाना होता है। अगर ये सारी सुविधाएं मिल रही हैं तो ये बहुत बड़ा फैसला है। और ये आप देखिए उस आज कैबिनेट के फैसलों को, आप उसमें, मैं बार बार बोल रहा हूँ, उसमें किसान भी है, उसमें महिलाएं भी है, अभी हॉस्पिटल के जरिए उसमें आम आदमी भी है, गरीब भी है। इन सबको कहीं ना कहीं आज की कैबिनेट छू के निकली है। किसान तो खैर एक बड़ा वर्ग है और केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक सारी सरकारें उनको रखती है, लेकिन ये MY का जो 700 करोड़ का प्रोजेक्ट है ये मील का पत्थर साबित होगा, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। मेट्रोपोलियन का जहां तक सवाल है वो अभी दूर की कौड़ी है, अभी उसका ड्राफ्ट बनेगा, उसमें बहुत सारे इब बट आएंगे। इंदौर में तो अभी नाम को लेकर चर्चा हो रही है कि इंदौर का नाम मत हटाइए, अवंतिका मेट्रोपोलियन सिटी नाम रख रहे हैं, कहीं कुछ नाम मेट्रोपॉलिटन के नाम पे आ रहे हैं। तो आज ही इंदौर में उस चीज को लेकर सुबुगाट शुरू होगी कि इंदौर नहीं हटना चाहिए, ये पूरे राष्ट्र की पहचान है इंदौर। और हो सकता है आगे पीछे उसमें अहिल्या जोड़ दिया जाए तो सब संतुष्ट हो जाए। लेकिन प्रभु जी आप कैसे देखते हैं, क्योंकि मेट्रोपॉलिटन सिटी की बात हो रही, वर्षों से हम सुन रहे हैं कि काउंटर मैग्नेट सिटी की बात कर लें, साडा की बात कर लें, और कई सारे IDA, BDA, JDA, UDA इनकी बात कर लें, और अब एक नया फैसला। और दूसरा इससे जुड़ा सवाल कि कैबिनेट की बैठक तो हम देखते हैं कि हर सप्ताह होती है, लेकिन इंदौर में, राजवाड़ा में, इसको कैसे देखते हैं, इसका क्या महत्व आप मानते हैं?
देखिए मनोज जी, जो आपका पहला सवाल है मेट्रोपॉलिटन वाला, काउंटर मैग्नेट सिटी का आपने जिक्र किया है, तो जब दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी बनाया गया था तो उसमें ये ज़रूरत महसूस की गई कि आने वाले समय में दिल्ली छोटी पड़ जाएगी, तो इसके लिए जो है दिल्ली के ऐसे 8 घंटे के या 4-6 घंटे की दूरी वाले ऐसे शहरों को चुना जाए जहाँ से सीधा आवागमन हो सके। तो दिल्ली की जगह कुछ कार्यालय वहाँ शिफ्ट कर दिए जाए राष्ट्रीय राजधानी के, तो उससे दिल्ली पर लोड कम होगा लोगों का। लेकिन अब देखिए 1956 से शायद ये कॉन्सेप्ट आया था, वो अभी तक चल रहा है। आज तक काउंटर मैग्नेट सिटी सिर्फ कागज़ में है, कहीं पर अस्तित्व में नहीं आई है। उसकी ज़रूरत भी महसूस नहीं हो पाई है, क्योंकि आपको कोई ऐसी अनिवार्यता नहीं है कि आपको तुरंत उसके लिए काम करना पड़े, सिर्फ कागज़ में जिंदा है। ये मेट्रो आ गया इसलिए हो सकता है इसको पीछे धकेल दिया। नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ी ना, आपने आसपास एनसीआर में विस्तार कर लिया तो ग्वालियर तक, यदि मध्य प्रदेश का हिस्सा कहें तो ग्वालियर उसमें शामिल था, वहाँ तक आपको पहुँचने की जरूरत ही नहीं पड़ी। और वही हाल मेट्रोपॉलिटन सिटी का होने वाला है। ये कोई कलकत्ता, मुंबई नहीं है, इंदौर, भोपाल, जहाँ पर कि आपको इस तरीके के रीजन बनाने पड़े, जहाँ पूरी देश की आबादी वहाँ पर नौकरी करने आ रही हो, जहाँ पर बहुत सारे दबाव हो, आपको जनता का आवागमन के तमाम साधन जुटाने हो, रहवास की सुविधाएं जुटानी हो, वो सारी चीज़ों की समस्याओं के देखते हुए तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई आकार ले पाएगी या साकार हो पाएगी। बस ये है कि सरकार ने एक इसके जरिए जनता को, जो बिल्कुल वैसे ही जैसे बाबूलाल गौर मुख्यमंत्री थे, उनने कहा कि भोपाल को वेनिस बना देंगे। मेट्रो का सपना उनने दिखाया था सबसे पहले, बाबूलाल गौर ने मेट्रो का, जब कुछ समय के लिए मुख्यमंत्री बने थे, कि मेट्रो लाएंगे। तो आप देखिए मेट्रो अभी तक चल रही है, इंदौर में भी चल रही है, भोपाल में भी चल रही है। मेट्रो चलेगी भी और कुछ दिन बाद बंद भी हो जाएगी, क्योंकि मेट्रो जो है कलकत्ता या दिल्ली के बाद कलकत्ता की सबसे सफल मेट्रो है, बहुत पुरानी है, 80 के दशक में शुरू हुई थी, और उसके बाद दिल्ली की मेट्रो है। इसके अलावा मेट्रो मुझे नहीं लगता कि कहीं सफल है। मेट्रो चल रही है, बस ढो रहे हैं उसको, मेट्रो को उसी तरीके का ढोने का काम होगा, क्योंकि यहाँ पर उतना वैसा लोड नहीं है, ट्रैफिक का, पब्लिक वैसा लोड नहीं है इन शहरों में। लेकिन आपने चूंकि एक सपना दिखाया जनता को वोट बैंक के लिए, तो जनता उसमें आ गई। अब आप उसको पूरा करने में लगे हुए। उसी तरीके का मेट्रोपॉलिटन रीजन का मामला है। अब विदिशा का आदमी विदिशा से भोपाल तक आवागमन की सुविधा जुटाने की कोशिश करेगा, या इंदौर उज्जैन के बीच में आप देख लें, वहाँ की बात कर लें आप, या और किसी को नागदा को जोड़ लें, तो वहाँ से तो ये सारी चीज़ें मुझे नहीं लगता कि अभी कोई ज़रूरत है इसकी। ये आगे 100 साल 200 साल आगे का प्रोजेक्ट मान सकते हैं जब ज़रूरत ऐसी हो, लेकिन अभी उसकी नहीं है। लेकिन सरकार का सोच होती है, भविष्य की प्लानिंग करते हैं, तो उस हिसाब से एक सपना दिखाया है उनने। कुछ उसके बेनिफिट्स भी राज्य को होंगे, कुछ राज्य की जनता को बेनिफिट्स होंगे, बहुत सारे हित लाभ इसमें होते हैं, तो वो पूरे हो जाएंगे। तो वो एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। दूसरा सवाल आपको जो था, जी ललित जी ने जो कहा, नर्मदा नदी का पानी, क्षिप्रा में पानी नहीं था, वहाँ छोड़ने के लिए एक लिंक प्रोजेक्ट बना था। वो प्रोजेक्ट पूरा हुआ तो उस उपलब्धि को साकार करने के लिए वहाँ पर वो कैबिनेट की बैठक रखी गई थी जिस दिन पानी छोड़ना था। यहाँ ऐसी कोई स्थिति नहीं है। यहाँ आप अहिल्याबाई के सुशासन को याद करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन ये जो अहिल्याबाई के सुशासन को आप याद करना है, अहिल्याबाई को पूरा देश सालों से मान रहा है, 300 साल से पूरा देश जानता है। नदियाँ कैसे? हाँ, आप काशी विश्वनाथ मंदिर चले जाइए, वो बताएंगे इस मंदिर को अहिल्या देवी ने बनाया था। आप सोमनाथ मंदिर चले जाइए, वो बताएंगे अहिल्या देवी ने बनाया था। काशी के घाट चले जाइए, घाट चले जाइए, आप कहीं भी चले जाइए, महाकाल मंदिर चले जाइए, आप जो है कृष्णेश्वर चले जाइए महाराष्ट्र के, तो देश भर के किसी भी ऐसी शक्तिपीठ मंदिर जहाँ चले जाइए आपको, जहाँ पर आक्रांता आए हों, जहाँ पर वो और हिंदू अस्मिता, हिंदुत्व को जिंदा रखने के लिए जो आज हम कह रहे हैं, उसमें बहुत बड़ा योगदान अहिल्याबाई का था। वो था, रानी थी इंदौर की, महेश्वर उनकी राजधानी थी। वो जो है समाज से बाहर आकर अपना अलग जीवन जीती थी, लेकिन उनने, आप देखिए कि जो है साध्वी की तरह जीवन जीने के बावजूद उनने समाज के लिए वो दिया जो कोई नहीं दे सका। उनने राजकाज भी चलाया, उनने जो है अपनी इंदौर राज्य की आय जो है बगैर कोई टैक्स लगाए दोगुनी कर दी थी। मुझे नहीं लगता देश की कोई सी भी सरकार बगैर टैक्स लगाया दोगुनी करने का कोई, 75 लाख से 1.25 करोड़ कर दी, लगभग दोगुनी कर दी थी। तो वैसा कोई प्रयोग देश की कोई सी भी सरकार कर ले आज की तारीख में, मुझे नहीं लगता। नरेंद्र मोदी भी नहीं कर सकते हैं उसको। तो ये केवल प्रतीक है, आप एक मानक लेके चल रहे हैं, चूंकि सुशासन, महिला हित के काम आपकी सरकार करती रही है, सुशासन के लिए भी आप काम करते रहे, तो उस चीज़ को लेकर आप अहिल्याबाई को, चूंकि वोट बैंक भी जोड़ना है आपको, और इसके पीछे कहीं ना कहीं कहें तो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बहुत बड़ा योगदान है, जिनने जो है 2023 के चुनाव में पूरे देश को बताया कि महिला वोट बैंक जो आधी आबादी है उसको एकजुट कैसे करके अपने फायदे में इस्तेमाल किया जा सकता है, और वो गेम चेंजर। तो बस उसी कड़ी को भुनाने के लिए पूरी बीजेपी की आला कमान,
केंद्र सरकार वहाँ से ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, सभी जगह चल रहा है और 21 से 31 तारीख तक तो पूरे देश में मनाया जाएगा, इसीलिए मोदी जी भी आ रहे हैं, तो भोपाल आ रहे हैं, वो भोपाल में कार्यक्रम रखा जा रहा है। तो इस तरीके से एक पूरा ये अभियान चल रहा है जिसमें कि कहीं ना कहीं वोट बैंक पॉलिटिक्स राजनीति है, लेकिन अहिल्या देवी के जो काम है वो अनुकरणीय है। कोई भी सरकार उनको यदि पूर्णतः नहीं तो 25% भी उस पर अमल करती है तो वो बहुत सफलतम सरकार मानी जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। ब्रजेश जी, आप कैसे देखते हैं, क्योंकि इस पर हमने पहले भी चर्चा की, जाहिर तौर पर ना दिखे कि 300वीं जयंती है, लेकिन एक बड़ा वोट बैंक तो है ना, अगर क्योंकि जो जातियों उपजातियों बटा हुआ है, चाहे वो महाराष्ट्र में हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो, मध्य प्रदेश में हो, बिहार में हो, कर्नाटक में हो। देखिए मनोज जी, राजनीति में और सत्ता में जो होते हैं राजनीतिक दल होते हैं, वो चाय भी पीते हैं तो उसके सियासी मायने निकाले जाते हैं, भोजन भी करते हैं तो उसके सियासी मायने ही होते हैं एक तरह से। और जब अहिल्या देवी को याद कर रहे हैं, गरीब क्या भोजन होता है, आदिवासी क्या, तो आप देखिए उनका एक संदेश देने की कोशिश, इस पूरी कैबिनेट ने बहुत सारे संदेश दिए मनोज जी। आप देखिए भगवा में पूरी कैबिनेट थी, आप देखिए अधिकारी तक भगवा में थे, वहां पर एक संदेश दिया, अहिल्याबाई की जो मूर्ति को आगे रख के उन्होंने एक संदेश देने किया महिला सशक्तिकरण को, तो महिलाओं को संदेश देने की कोशिश की है, वोट बैंक को संदेश देने की कोशिश की। यूं ही कोई कार्यक्रम नहीं हो रहा है मनोज जी, चाहे महेश्वर में हो रहे हो, चाहे आप प्रधानमंत्री का आना हो, बाकायदा पूरा वोट बैंक, डाक टिकट जारी होगी, सिक्का जारी होगा नया। हाँ, तो निश्चित तौर पर बिना सियासी लाभ उठाने के कोई भी राजनीतिक दल या कोई भी सरकार कोई भी योजना नहीं लाती। एक एक योजना में उसका मंतव्य रहता है कि उससे कितना वोट बैंक प्रभावित होगा, कितना उनको सियासी लाभ होगा या वोट बैंक का लाभ होगा, उसी उद्देश्य से तमाम काम किए जाते हैं। और ये जो कैबिनेट हुई है वो पूरा उसी उद्देश्य से हुई है। कितनी सफल होती है तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन तमाम राजनीतिक दलों के सरकारों की ये कोशिशें रहती है, वही कोशिश हमने यहाँ होते देखिए। महेश्वर में देखिए आप कैबिनेट होती है तो आप 17 शहरों में आप शराबबंदी कर देते हैं, तो कुछ ना कुछ मकसद है ना आपका, वोट बैंक को साधने का मकसद है। अहिल्याबाई को नाम पर लेकर यदि आप वहां पे होते ही राजवाड़ा में कैबिनेट हो रही है तो आप महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं ना, आप ये बात कर रहे हैं, सुशासन की बात कर रहे हैं। सुशासन की बात पहली बार नहीं कर रही है बीजेपी, लेकिन एक आइकॉन रख के आप कर रहे हो ना कि कैसा सुशासन, महिलाओं को एक संदेश देना चाहते हो आप कि देखिए महिलाओं के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार कैसे काम कर रही है, कि वो कामगार महिलाएं हैं उनके लिए आवास के लिए काम कर रही है, अन्य योजनाओं में महिलाओं के लिए क्या काम कर रही है और आगे क्या करने वाली है। दोनों शहरों को संदेश देने की कोशिश, संदेश का ही तो खेल है पूरा राजनीति में, होगा नहीं होगा चीज है ना कि हाँ। क्योंकि अहिल्याबाई की बात होती तो महेश्वर का जिक्र होता है, महेश्वर का जिक्र होता है तो महेश्वर की साड़ियों का होता है, तो शायद इसीलिए बुनकरों के लिए एक नई स्कीम लागू की गई है ताकि ये भी लगे कि उनके जुड़ा भी कुछ काम कर रहे हैं, क्योंकि लालबाग पैलेस के जीर्णोद्धार की बात हुई है और अब ये भी बुनकरों के लिए पैसा। मनोज जी का हर कदम एक एक चीज, यदि वो चाय पी रहे हैं ना, चाय पे चर्चा कर रहे हैं तो वो राजनीति से प्रेरित है, राजनीतिक लाभ के लिए कर रहे हैं। तो कैबिनेट के हर फैसले को आप देखेंगे ना तो वो कहीं ना कहीं राजनीतिक फायदा है, और राजनीतिक फायदे के साथ साथ जनता का भी हित होता है। कुछ सपने दिखाए जाते हैं, कुछ सपने पूरे किए जाते हैं, और किस सपनों को आप बनाने की कोशिश की जाती है कि हम सपने बुन रहे हैं, ये आगे भविष्य में काम आएंगे। तो जो प्रभु जी ने कहा वो भविष्य के सपने हैं, वर्तमान में जो कर सकते हैं वो भी दिखा रहे हैं ताकि एक वोट बैंक प्रभावित हो। और जातिगत की जो राजनीति चल रही है कहीं ना कहीं एक बोल संदेश है कि पूरे देश, चाहे महाराष्ट्र की बात कर लें हम, चाहे उत्तर प्रदेश की बात कर लें, चाहे मध्य प्रदेश की बात कर लें, अहिल्याबाई के नाम पर कितने जातिगत वोट भी आप उनको जोड़ सकते हो। एक पूरा समाज उनको पूछता है ना, जिस तरह से अंबेडकर के रूप में आप देख सकते हैं कि एक पूरा समाज एकजुट हो जाता है, तो वो भी एकजुट करने की कोशिश की है। जो प्रभु जी ने कहा था कि महिला वोट बैंक है, जो रोकना चाहूंगा, अहिल्याबाई को आप जाति से मत जोड़िए। हाँ, धर्म दो चीजों से जोड़ सकते हैं ना उनको। जो है आप राजनीति आने के बाद आज हम जान रहे हैं कि किस जाति की थी, लेकिन हम बचपन से नहीं जान रहे हैं अहिल्याबाई किस जाति की। हम ये जानते थे कि इंदौर की रानी थी, उनने ये फलाना मंदिर बनाया था। तो एक धार्मिक वो भी पहचान है ना, एक धर्म के नाम पर भी एक उनको, अंबेडकर को भी कभी जाति में आप प्रभु जी अब ये भी पिछले कुछ साल से हम बात करें कि उनकी जब जयंती होती तो पाल समाज अलग मनाने लगा, गडरिया अलग बनाने लगे और तमाम सारी जाति उपजातियां मनाने लगी हैं। महाराष्ट्र में धनकर क्यों कहा जाता है कि उसी जाति से आती हैं, इसलिए शायद इसका जिक्र मुझे लगता है। मनोज जी, इसमें राजनेताओं के यदि इन समाजों से निकाल दिया जाए तो शायद ये भी मनना बंद हो जाए, क्योंकि नेता ही इसकी शुरुआत करते हैं केवल अपनी वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए। वो हर आइकन को अपने से जोड़ना चाहते हैं। उनका बस चले तो सूरज को अपने से जोड़ ले, उनका बस चले तो जो मिसाइल गई थी उसकी भी जाति बता दें वो, कि जो भारत की हम देख ही रहे हैं ना क्या जाती कि किस तरह से वो सेना के अधिकारियों की जाति बनाई जाती। देख रहे हैं ना कि वो गुर्जर हैं कि वो ठाकुर हैं, तो मूर्ति का अनावरण विवाद में अटका मामला सुप्रीम कोर्ट में चला हुआ है वो। जी ब्रजेश जी, तो निश्चित तौर पर देखिए तमाम तरह की कुछ ना कुछ तो जो रहती है ना राजनीति में, कि ये जो मैं उद्देश्य बता रहा हूं ना प्रभु जी,
भले ही आप कई चीजें छिपी रहती हैं। अब कांग्रेस की बात कर लो, जातियों की बात करने लगी ना, तो एजेंडा तो रहता है, कुछ छिपे एजेंडे रहते हैं, कुछ उजागर कर दिए जाते हैं, कुछ कहा जाता है, कुछ अनकहा रहता है, जिससे प्रभावित करने की कोशिश की जाती है आपको। वो तमाम चीजें आप देखिए कि सरकार पहले नहीं कर रही, चाहे बिरसा मुंडा से लेके हम चाहे आदिवासी नायकों की बात कर लें, चाहे अन्य नायकों को बाहर लाने के काम, क्या उद्देश्य है उसका? उद्देश्य ये है ना कि जातियों को एकजुट करना। वो जाति की राजधानी हो, कमलापति की बात, रानी कमलापति की बात कर लो, चाहे आप क्या इनको पहले नहीं जानते थे क्या? लेकिन आप इनको आइकॉन बनाकर समाज को एकजुट करके अपने पाले में लाना चाहते हैं। देखिए हम समाज के लिए क्या काम कर रहे हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो समाज के नाम पर इतने सारे बोर्ड क्यों बना दिए जाते, आयोग क्यों बना दिए जाते? तो कहीं ना कहीं वो रहता है, लेकिन कुछ छुपे हुए एजेंडे रहते हैं, कुछ उजागर होते हैं। तो वही राजनीति में भी होता है। वही यदि लोक माता अहिल्याबाई के मामले में भी कहें तो वो भी कुछ छुपे एजेंडा ही कह सकते हैं आपको। वो जातियों को भी एकजुट करने की कोशिश हो सकती है। तो ये राजनीतिक मायने उसके निकाले भी जाएंगे और उसके राजनीतिक मायने होते भी हैं मनोज जी। और इसी कारण आप देखिए कि राजवाड़ा में ये बैठक हुई, इससे पहले महेशवर में बैठक हुई है। हिंदुओं के नाम पे हिंदुओं के जो एक आइकॉन के रूप में जिस तरह से उन्होंने जिस हिंदू मंदिरों के लिए, घाटों के लिए जो काम किए हैं, उससे एक हिंदू वर्ग भी एकजुट होता है और एक समाज भी एकजुट होती है। तो कहीं ना कहीं सियासी फायदा तो है इसमें। और यदि कुछ काम करने से, बेहतर काम करने से, महिलाओं के हित में काम करने से और लोक माता को आगे रखने से महिला वर्ग एकजुट होती है, सशक्तिकरण होता है, तो इसमें बुराई क्या है? तो शायद इसका संकेत तो मुझे लगता है कि प्रभु जी मोदी ने भी दे दिया था ना, जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ था तब उसमें अहिल्या जी की मूर्ति लगी थी। लेकिन अगर हमने मालवा में महाकाल कॉरिडोर बनाया उज्जैन में, तब शायद अहिल्याबाई की मूर्ति लगा देना था, तो शायद वो ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन हवा हो सकता है जो दूसरा फेज है उसमें गलती सुधार ली जाए। मनोज जी, जब राजा महाराजाओं का दौर था, यदि अहिल्याबाई की बात करें तो उन्हें कहते हैं कि 10,000 मंदिरों का जीर्णोद्धार किया, या कुछ प्रमुख मंदिरों को भी देख लें तो कुछ 400-600 धर्मशाला, घाट, तमाम हाँ, सारी चीजें हैं। तो लेकिन उनने कहीं पे अपनी मूर्ति नहीं लगवाई। भगवान राम ने अपनी मूर्ति नहीं लगवाई, हनुमान जी ने कहीं नहीं कहा कि मेरी मूर्ति लगाओ। ये जब से देश में ये 5 साल चुनावी राजनीति आ गई है, वोट बैंक पॉलिटिक्स आ गई है, तो ये सबकी मूर्ति लगाने लगे, इसलिए मूर्ति लगाई गई। अहिल्याबाई ने सोमनाथ में, जैसे मैंने कहा ना, काशी विश्वनाथ मंदिर बनाया, ये आज से नहीं 300 साल से लोगों को पता है। जो भी मंदिर जाता है वहाँ पुजारी बताते थे, पंडे बताते थे, दुकान वाले बताते थे, सब लोग बताते थे कि मंदिर तोड़ दिया गया था, अहिल्याबाई ने बनाया। कभी किसी ने मूर्ति का जिक्र नहीं किया। हमने उनको जो है बगैर उनके आप एक मन की आंखों से लोगों ने माना कि एक ऐसी देवी थी जिनने ये बनाया। क्योंकि वहाँ पे अपने को वोट बैंक का आपको साधना है राजनीति में, तो आपने वहाँ पे एक मूर्ति लगा दी, जो ललित जी ने भी बताया था। तो पूरा का पूरा खेल इसका हो रहा है कि आप जो है उन प्रतीकों को, जो देश के प्रतीक हैं, उनको जातियों में बंटवा रहे हैं आप, उनको समाज में बंटवा रहे हैं आप। तो ये केवल राजनीति की वजह से हो रहा है। अहिल्याबाई ने बहुत बड़ा योगदान दिया इस देश समाज के लिए। आप उनके जो रास्ते बताए उस पर आप चलिए, उनके प्रतीकों पे चलिए। और आप यदि इसी पर बात कर लें हम लोग, तो अभी तक जो है सुशासन के लिए किसी को माना जाता था तो अटल बिहारी वाजपेयी को माना जाता था बीजेपी में। आप बाकायदा उनकी जयंती को सुशासन दिवस के तौर पर मनाते थे। लेकिन अब अहिल्या देवी जी को आप सामने ले आए तो अटल बिहारी वाजपेयी जो आपके अपने आइकॉन थे, आपने उनको डब्बे में बंद कर दिया। अब वो निकलेंगे 20-25 साल बाद, कभी जरूरत पड़ेगी तो ये जो राजनीति में बक्से में बंद करना और निकालने का जो खेल है, ये बंद होना चाहिए। जो है वो दिसंबर में, फिर 25 तारीख को। लेकिन अब चूंकि देश में जातियों का शोर है, इसलिए जाति की बात करना तो लाजमी बनता है। बहरहाल वक्त इतना ही था। बहुत धन्यवाद ललित जी आपका। तो अहिल्याबाई को मान, और ये पहली बार नहीं है, पूरा देश उनको मान सम्मान देता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, जाति का हो। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर कैबिनेट की बैठक करके मोहन सरकार क्या संदेश देना चाहती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जो फैसले हुए हैं और अगर उस पर ईमानदारी से अमल हुआ तो निश्चित तौर पर मालवा की और इसके साथ ही मध्य प्रदेश की तस्वीर जरूर बदलती दिखाई देगी। अटेंशन में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।